गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसका आज पहला पार्ट अर्थात ये प्रारंभ करने चल रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा एकेडमिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात यूपीएससी के अर्थात पीटी के एग्जाम में प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न राइज किए जाते हैं बच्चों। और हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर एनसीईआरटी का बुक चलता होगा वहाँ उसके लिए बहुत ही रामबाण संजीवनी बूटी ये चैप्टर सिद्ध होने वाली है बच्चों। और दूसरी चीज ये हम आपको बता दें बच्चों कि इस चैप्टर का इतना ज्यादा महत्व है कि ये यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से कम 4 से 5 नंबर प्रीलिम्स में पूछे ही जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी बातों को यहाँ पर हम लोग चर्चा करें, सारी बातों को जानें। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बीच में मत करिए और एक कॉपी और कलम लेके बैठिए। जो कुछ भी बातें हम आपको बताएं, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप लोग नोट करते जाइए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म हो सके। तो आइए बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि बच्चों आप लोगों को जानना चाहिए कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसको जानने से पहले हम लोग पहले जान लें कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है, क्या किसे हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद का जो सिंपल सा अर्थ है, एकदम सामान्य सा अर्थ है बच्चों कि एक अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव। अर्थात जो जैसे मान लीजिए भारत देश है, तो भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो भारत देश में जितने लोग रहते हैं, अगर सब लोगों में अपने देश के प्रति बिना किसी स्वार्थ के अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो यह जो बिना किसी स्वार्थ का जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है बच्चों, उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद का उदय होना। तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, हमने आपको बताया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसके तहत क्या होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो जाता है, निस्वार्थ प्रेम शुरू हो जाता है। तो अब बात जहां तक भारत में राष्ट्रवाद की है, तो क्या भारत में राष्ट्रवाद जो था, इसका जो उदय हुआ, अर्थात जो भारत में, जो भारत के लोगों में, भारतीय लोगों में जो अपने देश के प्रति जो प्रेम हुआ, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना जो जगी, उसका क्या कारण था, उसके कारण को जाने हम लोग कि क्या क्या कारण था कि भारत के लोगों ने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव उनका हुआ और किस कारण से वो अपने देश के प्रति इतना ज्यादा समर्पित हुए। तो सबसे पहले तो आप इसको जानने से पहले कि इसका कारण क्या था राष्ट्रवाद के उदय होने का, हम लोग कुछ ये बात जान लें कि ये राष्ट्रवाद, क्या भारत में राष्ट्रवाद जरूरी था, भारत में राष्ट्रवाद की उदय की क्या आवश्यकता थी। तो बिल्कुल थी बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हो कि भारत में जो है क्या था, अंग्रेजों का शासन था। अर्थात जो यहाँ पर अंग्रेज थे, यहाँ पर शासन करते थे, अर्थात हम लोगों के शासक का काम करते थे। और यहाँ पर जब वो आए थे शुरुआत में, तो वो शासन या शासन करने की दृष्टि से नहीं आए थे, बल्कि व्यापार की दृष्टिकोण से आए थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद बच्चों क्या हुआ कि यहाँ की जो राजनीति थी, अर्थात जो यहाँ क्षेत्रीय राजनीति थी, यहाँ राजाओं महाराजाओं के बीच जो आपसी तालमेल था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोग आपस में लड़ रहे थे, आपस में ही युद्ध कर रहे थे। तो अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिला और ये क्या किए कि यहाँ धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ावा तो देते ही रहे, प्लस यहाँ की राजनीति में ये लोग हस्तक्षेप करने लगे। और स्थिति ये हो गई कि अंग्रेजों के पास दिमाग बहुत ज्यादा था, एक को मिला के दूसरे को अलग कर देना, अर्थात फूट डालो राज करो वाली नीति इनकी हमेशा से रही है। और इसके आधार पर ये पूरा भारत पर अपना कब्जा कर लिया और लगभग 200 से 250 वर्ष तक यहाँ पर उनका शासन रहा। तो शासन उनका रहा, यहाँ पर इतने लंबे समय तक भारत में रहे। तो भारत में यहाँ पर रह के इन्होंने केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि व्यापार के साथ साथ यहाँ के राजनीतिक सत्ता में भी इनका एक बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये राजनीति इस कदर करने लगे कि अपना पूरा देश क्या हो गया, गुलाम हो गया और हमारे शासक बन बैठे। और शासक बन बैठे तो चलिए, तो बात चलिए, कोई बात नहीं, शासक बन बैठे। लेकिन एक जो शासन
करने का या शासक होने का जो एक कर्तव्य होता है, जो जिम्मेदारी होती है, अर्थात जो हमारा शासक हो, जो हमारा राजा हो, जो हमारा मुखिया हो, उससे हम क्या अपेक्षा करते हैं कि वो जो कुछ करे हम लोगों के हित के लिए करे। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखा जाता है कि जो अंग्रेज थे वो शासक तो थे, पर वो सारा काम अपने हित में करते थे, यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते थे। उनका एक टारगेट ही था कि यहाँ भारत का जो है दोहन करो और यहाँ का दोहन करके यहाँ को शोषण करके अब यहाँ पर कहाँ ले जाए, इंग्लैंड ले जाए, ब्रिटेन ले जाए, वहां पर उसका क्या करें, फूले फले। तो स्थिति ये थी कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष धीरे धीरे जागना पैदा हो गया। चूंकि उनके हितों का कोई काम होता ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में धीरे धीरे अपने शासक के प्रति एक असंतोष की भावना जागृत होना शुरू हो गया और अपने देश के प्रति जो क्षेत्रीयता के आधार पर जो ये बटे थे, अर्थात जो भारत के अलग अलग जो राजवंशी थे, ये क्या हुआ कि इनके अंदर एक भावना का विकास हुआ कि अगर हम लोग एक हो जाएं या हम लोग एक साथ रहें तो शायद हमारी बात कुछ मानी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब इनके अंदर ये भावना का विकास हुआ कि हम लोग एक हों, तो इसका मतलब एक राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास इनके अंदर शुरू हो गया। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास होता है वो ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है। उत्तरार्ध का मतलब 19वीं सदी का मतलब क्या होता है, 19वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 1800 से लेके 1899 तक, अर्थात 1900 तक 19वीं सदी मानी जाती है। और राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में माना जाता है, अर्थात 1850 के बाद ये समय माना जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है वो बिल्कुल हो जाता है। तो स्थिति क्या होती है बच्चों कि जैसे मान लीजिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बताया जाता है, तो जो राष्ट्रवाद का उदय होता है वो माना जाता है कि जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहीं से ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पूरे देश में फैलना प्रारंभ हो गई। 1857 की क्रांति को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये मानेंगे कि 1857 की क्रांति कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावना के विकास में अपना एक अहम भूमिका निभाई। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। स्थिति क्या थी बच्चों, इसके पहले भी क्या होता था, क्रांति होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले जो झगड़े लड़ाई हुआ करते थे वो क्षेत्रीयता के आधार पर हुआ करते थे, वो बहुत व्यापक नहीं होता था। लेकिन 1857 की जो क्रांति थी ये बहुत ही व्यापक रूप से हुआ था, परंतु अंत में इसको भी दबा दिया गया, इसका कोई बहुत ज्यादा परिणाम नहीं आया। इसलिए लेकिन फिर भी एक बात तो यहाँ पर देखी ही जाती है, जो 1857 की जो क्रांति थी वो भारत के राष्ट्रवाद के उदय में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो बच्चों हम लोग अब जानेंगे कि राष्ट्रवाद जो था भारत में वो उसके उदय का क्या क्या कारण था, कौन कौन से ऐसे कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रेरित कर रहे थे। तो अगर एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, तो आप कहेंगे कि जो औपनिवेशिक सत्ता था, औपनिवेशिक माने जो अंग्रेजों का जो अंग्रेजी सत्ता था उसके विरुद्ध, अर्थात जो उसका शासन था उनकी विरुद्ध जो हम भारतीय लोग जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो किए, वही एक प्रकार से क्या हुआ, राष्ट्रवाद के उदय में अपना रोल अदा किया। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी औपनिवेशन यहाँ पर था, औपनिवेश होता था, यहाँ पर व्यापार होता था, सब कुछ अंग्रेजों का होता था, उनकी नीतियां होती थी। तो उसके विपरीत में, उसके विरुद्ध, उसके प्रतिक्रिया में जो कुछ भी हुआ भारतीयों द्वारा, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के विकास में अपना अहम रोल उत्पन्न किया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कारण थे बच्चों कि जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बातों को नोट कर रखा है, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कैसी कौन कौन सी चीजें थी जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपना अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है, जैसे राष्ट्रवाद क्या है, मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति क्या है, निस्वार्थ प्रेम है। इसके बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद की आवश्यकता, यहाँ पर क्या आवश्यकता के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा है, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद की आवश्यकता क्या थी, बिल्कुल थी। क्योंकि उस समय अंग्रेजी जो शासन था वो बिल्कुल इतना ज्यादा आक्रामक था, इतना ज्यादा बेकार था कि वो भारतीयों के लिए बिल्कुल सरवाइव करने योग्य नहीं था। इसलिए राष्ट्रवाद का विकास होना
तय था, बिल्कुल उसकी आवश्यकता थी। इसके बाद है भारत में राष्ट्रवाद का कारण। क्या क्या कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि जो अंग्रेजी शासन था, जो यहाँ पर आके उपनिवेश किए थे, भारत में आके वो उपनिवेश किए थे, उनका जो शासन था उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया भारत वालों की थी, वो कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपना अहम भूमिका निभाई। क्यों उनका रोल था भाई? उनका जो उपनिवेश था, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन यहाँ पर आए, व्यापार किए, लेकिन व्यापार के साथ साथ उनकी जो राजनीतिक स्थिति थी, अर्थात यहाँ के लोगों पर अपना शासन जो करने की व्यवस्था थी, वो बिल्कुल एक तरफा था। उनका जो भी काम था वो भारतीय लोगों के लिए ना होकर बल्कि अपने लिए था। इसलिए जो रोष था भारतीयों के अंदर, जो एक आक्रोश था, जो एक गुस्सा था, वो अंग्रेजों के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता जा रहा था, और वो भारत में राष्ट्रवाद के विकास का एक पहला बिंदु माना जाता है। क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास कोई एक दिन में नहीं होता है बच्चों, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा कि कोई राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में भड़क जाए। अर्थात आप कोई भी चीज आप समझे, अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी बात को लेके अगर दिमाग में आ रहा है तो वो एक दिन में नहीं आता है। तो वही हाल भारत में राष्ट्रवादियों का था कि धीरे धीरे ये जो अंग्रेजों का जो शासन था, ये इतना ज्यादा आक्रामक था, इतना ज्यादा असंतोष था कि लोगों में धीरे धीरे क्या होता गया, अंग्रेजों के प्रति एक बिल्कुल क्या हुआ कि एक तो उनके ऊपर वो शासन भी कर रहे थे, प्लस उनका कुछ भी उनके लिए हित का काम नहीं हो रहा था। तो पहला जो हमने बिंदु लिखा कि औपनिवेशिक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जो भी शासन औपनिवेशिक शासन था, अर्थात अंग्रेजी शासन था, उनके शासन के विरुद्ध जो कुछ भी प्रतिक्रिया थी, वो भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण था। दूसरा कारण क्या है बच्चों? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, जैसा कि अंग्रेजी शासन यहाँ पर था, अंग्रेजों का शासन था, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति का मतलब विस्तारवादी नीति, वो एक जगह जीतते थे फिर उसके बाद आगे जीतते थे, ऐसे धीरे धीरे करते करते वो पूरे भारत पर अपना एक कब्जा बनाए थे। जो इनकी ये साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, वो बिल्कुल असंतोष था, अर्थात भारतीयों को कहीं न कहीं बहुत परेशान करने वाली थी। क्योंकि इनका जो पॉलिसी थी वो ये थी कि एक को मिला लो और दूसरे को गिरा दो। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर एक भावनाएं विकसित हुई कि ये जो अंग्रेजी शासन जो हो रहा है, अंग्रेजी शासन में कि ये जो साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, इनका जो साम्राज्य बढ़ रहा है, ये नीतियां बिल्कुल गलत है। और धीरे धीरे भारत हुआ भी वही, गुलाम भी हुआ, लेकिन लोगों के अंदर ये एक जो भावनाएं डेवलप हुई, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम जागृत हुआ। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष दूसरा कारण था। तीसरा कारण था बच्चों आर्थिक कारण, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो तीसरा कारण आर्थिक कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों का केवल टारगेट था कि भारतीयों का दोहन करिए, भारत का दोहन करिए, इनका शोषण करिए, और हर तरह से ये आर्थिक दोहन करते थे। आर्थिक दोहन का मतलब हुआ कि इनको जो है एक मजदूर की तरह रखा जाता था। अंग्रेजों के अंदर एक जो भावनाएं थी वो केवल भारतीयों के प्रति एक मजदूर और केवल दास की भावना थी कि आप केवल इसी के काबिल हो, और काम तो पूरा करवाते थे, लेकिन उनको जो पारिश्रमिक था वो उस तरीके से नहीं मिला करता था। और आर्थिक असंतोष धीरे धीरे पता लगा कि उसी काम के लिए अंग्रेज को ज्यादा पैसा और उसी काम को करने के लिए भारतीयों को बहुत कम पैसे दिए जाते थे। तो धीरे धीरे एक आर्थिक कारण भी क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जाता है। इसके बाद आता है बच्चों अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। जैसा कि अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो भाई उनकी भाषा अंग्रेजी थी, वो अंग्रेजी में बोला करते थे, और यहाँ पर जो हिंदुस्तानी लोग थे, जो भारत के लोग थे, वो हिंदी बोला करते थे। तो स्थिति क्या थी कि जो अंग्रेज की अंग्रेजी ना तो हिंदी वाले समझ पाते थे भारत के लोग, और ना भारत की हिंदी, भारतवासियों की हिंदी अंग्रेज लोग समझ पाते थे। तो इन्होंने अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए क्या किए कि कुछ लोगों को इन्होंने पढ़ाने का काम किया, अर्थात उनको अंग्रेजी शिक्षा देने का काम किया। तो जब लोगों में अंग्रेजी शिक्षा धीरे धीरे आती गई, तो जब वो अंग्रेजी पढ़ लिए तो क्या
हुआ कि जो किताबें महान दार्शनिकों की थी, अर्थात जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके पहले जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लिए हैं, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तो सारी किताबें अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो जब भारत के लोग भी जब अंग्रेजी जान गए तो वो किताब धीरे धीरे उनको वो पढ़ने लगे, और जब पढ़ने लगे तो उनको ये समझ में आया कि यार ऐसा भी हुआ था, भारत मतलब फ्रांस में राष्ट्रवाद का ऐसे उदय हुआ था, वहां के लोग अपने राजा को इस तरीके से भगाए थे, रूस के लोगों ने ऐसा किया था, इटली के लोगों ने ऐसा किया था, जर्मनी के लोगों ने ऐसा किया था। तो सारी किताबें चूंकि अंग्रेजी में थी, जब तक भारत के लोग अंग्रेजी जानते नहीं थे तब तक तो उनको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जैसे जब उनके अंदर थोड़ा सा अंग्रेजी जब वो जान पाए, अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रचार हुआ तो वो किताबें वो पढ़ सकते थे, और जब पढ़े तो वो पढ़ के दूसरों को भी अपनी वो बातें समझाने लगे। तो लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक ऐसी इच्छा जागृत हुई कि जब फ्रांस में क्रांति होकर राजा को भगाया जा सकता है तो हम लोग भी क्रांति करके भारत में इन लोगों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, खदेड़ सकते हैं, अर्थात अपने देश के प्रति उनको एक प्रेम हुआ। और ये बहुत बड़ा कारण था जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, जो भारतवासियों के लिए राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद बच्चों आता है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय कैसे? अब आपको मैंने बताया था कि यूरोप में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था वो औद्योगिक क्रांति से हुआ था। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ था उसमें उद्योग जो बड़े बड़े लगाए गए थे, तो उसमें लोगों को जब मजदूरी के लिए रखा गया तो उनको जब पैसा मिला तो उसी पैसों से क्या हुआ, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। तो पढ़ाने से क्या हुआ कि उसी में उनके बच्चे डॉक्टर हुए, टीचर हुए, लॉयर हुए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर मध्यम वर्ग का जो उदय होता है वो इसी अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से होता है। क्योंकि जब अंग्रेजों ने कुछ लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दी, और वो इसलिए नहीं दिए थे कि अंग्रेजी जाने, वो इसलिए दिए थे कि जो हमारा व्यापार वगैरह है, जो हमारा राजनीति है, वो समझ ही नहीं पाते थे यहाँ की भाषा। तो वो समझे कि अगर इनको थोड़ा सा सिखा पढ़ा दिया जाए, ज्यादा नहीं सिखाते थे लेकिन कुछ ही बातों को बताते थे कि उनका काम चल जाए। लेकिन उसी में से बुद्धिजीवी वर्ग जो है ज्यादा सीख के क्या हुआ कि उनका जो स्तर था वो काफी ऊपर हुआ, और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का भी उदय होता है जब लोग जान जाते हैं, अर्थात लोगों के अंदर एक जागरूकता आ जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ना शुरू कर दिए, तो एक मध्यम वर्ग उभर कर आता है। जो पहले भारतीय लोग बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते थे, अब वो थोड़ा अंग्रेजी जानने लगे। जब एक जाना तो वो दूसरे को भी बताया, तो एक दूसरा वर्ग भी कहीं ना कहीं समाज में आया, मध्यम वर्ग। और वो मध्यम वर्ग क्या था, चूंकि पढ़े लिखे थे, उनको अंग्रेजी आती थी, वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेते थे जो कि अंग्रेजी में लिखी गई थी, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। और बुद्धि का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा ही, और देश के प्रति प्रेम का बढ़ना राष्ट्रवाद की भावना का विकास माना जाता है। तो ये एक अगला कारण था मध्यम वर्ग का उदय। अगला जो कारण था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, वो था साहित्य व समाचार पत्रों का योगदान। जैसा कि बताया जाता है कि जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण है साहित्य और समाचार पत्र। उस समय बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र छपने लगे थे, और वो समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जो उनकी गलत नीतियां थी, इस समाचार पत्रों के माध्यम से क्या होता था, छपता था कि भाई अंग्रेज जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा जो कानून बना रहे हैं, जो एक्ट बना रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और भारतीयों के बिल्कुल विरुद्ध है। तो समाचार पत्र जो लोगों में जब पहुंचता था, भाई आज मोबाइल हो गया है, लोग अपने मोबाइल से सारी चीजें जान ले रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो समाचार पत्र जो थे उनके माध्यम से अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो लोगों तक धीरे धीरे पहुंचने लगी। तो जो लोग नहीं जानते थे, अब पता लगा शहर से गांव वाले नहीं जान पाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि शहर में क्या हो रहा है, और शहर के लोगों को ये भी नहीं पता चलता था कि गांव में क्या हो रहा है। तो इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ उनके बीच, और वो जानने लगे कि जो ये हमारे विरुद्ध जो शासन चल रहा है अंग्रेजों का, इनकी नीतियां बिल्कुल गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रवाद के उदय में साहित्य व समाज। साहित्य में बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़काने के लिए पर्याप्त था। यह एक अगला कारण था साहित्य व समाचार पत्रों का योगदान। उसके बाद अगला जो कारण है बच्चों भारत में राष्ट्रवाद के विकास का, वो था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या होता है,
जैसा कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग थे भारत में जो कहीं न कहीं बहुत पुरानी परंपराओं को इस कदर पकड़ के बैठे थे कि उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। अर्थात उनका जो मानना था कि अगर ये चीज अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा। जैसे उसमें से बताई जाती है कि यहाँ पर एक मान्यता था भारत में कि अगर आप समुद्र पार करते हो तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। बताइए कहाँ से सही है भाई? अगर हम समुद्र पार नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, समुद्र ना ही पार हो, अपना देश नहीं छोड़ेंगे, पता लगा हम दूसरे देश में चले गए, हमारा धर्म ही नष्ट हो जा रहा है। तो ये एक ट्रेडिशनल परंपरा बन गई थी। तो लोगों के अंदर एक था कि भाई अगर हम वहां जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे क्या हमारा आर्थिक विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उसी के विरुद्ध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। उसमें बहुत सारे लोग, जैसे आप राजा राम मोहन राय को ले सकते हो, इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन किया। दयानंद सरस्वती का नाम आप ले सकते हो। इन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे जो धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से लोगों में चेतना जगाया कि भाई देखो ऐसा संभव नहीं है। उसी में से एक क्या था, आपने सुना होगा कि जब किसी महिला का कोई मतलब हस्बैंड खत्म हो जाता था, पति मर जाता था, तो उसको उसी की चिता में क्या होता था, जला दिया जाता था, जो कि सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या था? एक बुराई ही थी, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं था, लेकिन लोग मानते चले जा रहे थे। तो उसके विरुद्ध कहीं कहीं लोगों ने आवाज उठाई। तो जो लोगों के अंदर जो निगेटिव भावनाएं थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, इसी आंदोलन के माध्यम से, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से लोगों में चेतना का विकास हुआ। और जब गंदी चीजें जब दिमाग से निकलती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके स्थान पर अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। और अच्छी चीज आने का मतलब है भारत, उनके अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम जगेगा। यह एक अगला कारण था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक अपना अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बच्चों, वो है प्रजातीय विभेद की नीति। प्रजाति विभेद क्या था? जैसा कि अंग्रेज यहाँ पर रहते थे तो वो हम लोगों को काला कहते थे और अपने को क्या कहते थे, गोरा कहते थे। तो प्रजाति विभेद था, अर्थात वो काला हम लोगों को सुअर कहते थे, कभी कभी सुअर की संज्ञा हम लोगों को देते थे और हम लोगों को अनपढ़ गंवार कहा करते थे। और क्या होता था कि वो काले लोगों से हम लोगों का संबोधन करते थे। कोई भी चीज हम लोगों को, अगर कहीं बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। अब बताइए, भारत में ही रह रहे, भारत काले लोगों का ही था, लेकिन यहाँ के ही बहुत सारे ऐसे होटल थे, बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था कि यहाँ पर काले लोग नहीं जाएंगे, अर्थात भारतीय लोग नहीं जाएंगे। तो इन सब चीजों से भारतीयों में एक असंतोष था और वो धीरे धीरे अपने राष्ट्र के प्रति एकजुटता उनकी होती गई और राष्ट्रवाद के विकास में एक कारण बना प्रजाति विभेद की नीति। और ये विभेद की नीति जो थी किसके द्वारा थी? अंग्रेजों द्वारा थी। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच एक दीवार बना दिए थे कि अंग्रेज ये गोरे लोग हैं और ये काले लोग हैं। तो प्रजाति विभेद भी लोगों के अंदर असंतोष पैदा किया और उसी असंतोष से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाया। अगला जो कारण है वो है भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एकीकरण कैसे होता है? जैसा कि 1857 की क्रांति से पहले देखा गया कि जो भारत देश था, ये जो छोटे छोटे राज्यों में बटा था, केवल एक राज्य के लोग अपने ही राज्य के प्रति केवल भाव रखते थे। जैसे मान लीजिए यूपी के लोग यूपी का, बिहार के लोग बिहार का, हरियाणा के लोग हरियाणा का, पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल का। मतलब अगर मान लीजिए बिहार का कोई व्यक्ति मार खा रहा है तो यूपी वाले क्यों जाएं, एमपी वाले क्यों जाएं, या यूपी का कोई व्यक्ति मार खा रहा है तो वहां के लोग यहाँ क्यों आए। तो क्षेत्रीयता कहीं ना कहीं एक बनी थी। लेकिन 1857 की जो क्रांति होती है बच्चों, वो उसमें अंग्रेज उसके बाद क्या करते थे, पूरे जो राज्य थे सबको एक कर देते थे, एक कर दिए। और एक करने का मतलब क्या हुआ, लोगों में एकजुटता का भाव आया। तो कहीं ना कहीं एकीकरण हुआ, पूरे भारत का एकीकरण हुआ। जो क्षेत्रीय आधार पर, राज्यों के आधार पर जो बटे थे, जब ये एकीकरण हुआ 1857 के बाद, तो लोगों में प्रेम का भी विकास हुआ। अर्थात वो फिर अपने राज्य के लिए ही नहीं बल्कि अगर दूसरे राज्य पर भी कोई आक्रमण करता था तो उनके अंदर लगता था कि भाई भारत पर आक्रमण हो रहा है, और वो एकजुट हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर ये भावना का विकास हुआ कि हम अगले राज्य को भी अगर अपना ही समझ रहे हैं, तो राष्ट्रवाद का विकास इसमें भी अपना भूमिका निभाया। तो राजनीतिक एकीकरण भी एक कारण था। इसके बाद जो अगला कारण है भारत में राष्ट्रवाद के उदय का, वो था सरकार की नीतियां। जैसा कि आपको हम बताएं कि सरकार
किसकी थी? अंग्रेजों की थी, शासन अंग्रेजों की थी। वो अपने समय समय पर अलग अलग नीति, कानून, नियम बनाते रहते थे। तो जो उनकी नीतियां थी, अर्थात जो उनकी पॉलिसी थी, जो उनका कानून था, वो बिल्कुल भारतवासियों के विरुद्ध था। और बिल्कुल जो कुछ भी बनाते थे वो अपने लिए बनाते थे। उसी में देखा जाता है कि जो अंग्रेजी शासन में दो ऐसे शासक हुए, दो ऐसे लोग हुए, जो ऐसे गवर्नर हुए कि जो भारत के लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही बुरा काम किए उसी समय। जैसे उसी में लिया जाता है लॉर्ड लिटन का नाम। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, ये दो शासक थे जो कि भारतवासियों के लिए बहुत ही बुरा काम किए हैं, और वो बुरा काम भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना। तो लॉर्ड लिटन ने जो किया था, जैसे पहला इन्होंने क्या किया था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था। ये यूपीएससी के एग्जाम में, जैसा कि मैंने आपको पहले से भी बताया बच्चों कि ये चैप्टर जो है आपका, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हर प्रतिवर्ष आप किसी वर्ष का आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, प्रीलिम्स में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उठा के देखिए, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित आपको 5 से 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पीटी में बहुत सारे, प्रीलिम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, और ये कहीं न कहीं मेंस के भी टॉपिक यहाँ पर आते हैं। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, ये लॉर्ड लिटन ने बनाया था 1878 में। ये था क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? इसके तहत क्या हुआ था, जो नियम बनाया गया था कि जो प्रेस था, जो समाचार, जो पत्र छपते थे, वो बिल्कुल किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। उसमें मतलब कोई चीज छपता था तो अंग्रेजों से पूछ कर छपता था। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं छप सकती थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी। तो ये बात जो थी, अर्थात जो प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था, ये भारतीयों के लिए क्या था? एक गड़बड़ चीज था भाई। जो कुछ था अंग्रेजों की जो नीतियां थी, बेकार जो नीतियां बनाते थे, जो भारतीयों में जो असंतोष था, अब जब प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया लीडर ने। पहले होता था प्रेस के माध्यम से लोगों में पहुंचती थी बात, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में बात पहुंचती थी कि भाई अंग्रेजों की जो नीतियां हैं ये गलत है। अब जब इस एक्ट को लागू कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो क्या हुआ कि वो प्रेस जो था, जो समाचार पत्र को प्रकाशित करते थे, वो कोई ऐसी बात छापते ही नहीं थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। अर्थात वो अंग्रेजों की बड़ाई वाली बात तो लिखते थे, लेकिन उनकी जो बुराई हुआ करती थी वो बिल्कुल बंद हो गई। और इसको लेके क्या हुआ, भारतीयों में एक असंतोष की भावना जागृत हुई कि ये तो गलत हो रहा है। अभी तक जो था सही था, लेकिन लिटन ने जो आके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, ये गड़बड़ था। और इसने जो दूसरा काम किया था लिटन ने, वो था कपड़े पर आयात शुल्क खत्म कर दिया था। अर्थात हुआ क्या कि जो भारत में जो सूती वस्त्र थे, अर्थात जो यहाँ पर जो सूती कपड़े थे, उसको अंग्रेज लोग कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड भेजकर उसी से वस्त्र बनता था, और वहां का बना हुआ वस्त्र भारत में आता था, कपड़े आते थे। तो चूंकि वहां से आते थे, यहाँ बेचते थे, क्वालिटी उनके अंदर ज्यादा थी, तो वहां सस्ते दाम पर बेचा करते थे। सस्ते दाम पर इसलिए बेचा करते थे, उन पर टैक्स नहीं लगता था, शुल्क कोई नहीं था। तो शुल्क चूंकि इन्हीं को लगाना था, अंग्रेजों को ही लगाना था, तो चूंकि अब अपना व्यापार करना है तो शुल्क क्यों लगाएं? तो शुल्क न लगने की वजह से वो सस्ते दामों पर बिका करते थे। तो इससे क्या हुआ, अगर वहां के कपड़े यहाँ बिकेंगे तो यहाँ के जो बेचारे छोटे छोटे उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, जो कुछ भी थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे? बंद होने लगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो थी वो वहां जैसी नहीं थी। भाई इंग्लैंड की जो वस्त्र आते थे वो बहुत अच्छे आते थे, रेशमी आते थे, भाई उनमें टेक्नोलॉजी थी तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन जो भारत के लोग जो अपना सूती वस्त्र बनाते थे, उनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी। इसके कारण उनकी बिक्री, सेलिंग कम हो गई थी। भारत के जो कपड़े थे, और जो विदेश से अर्थात इंग्लैंड से जो सूती वस्त्र आता था, उनकी बिक्री ज्यादा होती थी। धीरे धीरे यहाँ के जो उद्योग थे, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वो क्या होने लगे? बंद होने लगे। जो मालिक था वो मजदूर बनना शुरू कर दिया। भाई क्या करे, भुखमरी शुरू हो गई। तो ये जो दूसरा जो था, कपड़े पर आयात शुल्क खत्म कर देना। और आयात शुल्क खत्म होने से भारत का जो व्यापार था, सूती वस्त्र, वो एकदम बर्बाद की स्थिति में आ गया। भाई जब आयात शुल्क कम हो गया तो कम दाम पर बेचने लगे। अब पता लगा वही कपड़ा अगर भारत में 50 रुपए मीटर था और यहाँ के 10 रुपए मीटर बेचने लगे, तो कौन आदमी खरीदेगा? यही 10 रुपए मीटर ये खरीदेगा। और मिलता किसको था? भाई
इनको अंग्रेजों को ही मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि अब ये 50 रुपए में जो इनका बन रहा है, अब ये क्या करेंगे, इनका कोई खरीदता ही नहीं था। तो इनका उद्योग धीरे धीरे क्या होने लगा, बंद होने लगा बच्चों। और इससे भी उनके अंदर क्या आने लगा, असंतोष होने लगा कि मतलब चारों तरफ से भारतवासियों को, भारत के लोगों को दबाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, विभिन्न प्रकार की नीतियों द्वारा। अगला जो नियम इन्होंने लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, वो था हथियार न रखने का एक कानून इन्होंने लाया। अर्थात इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता। खुद तो रखेंगे लेकिन भारतीय हथियार नहीं रखेंगे। बताइए, एकदम हाथ पैर काटने वाली स्थिति थी इन लोगों की। कुछ लोग अपने आत्म सुरक्षा के लिए, अपने शारीरिक सुरक्षा के लिए भी रखते थे, उनसे भी वो चीज छिन गया। अब इनके अंदर ये था कि बताइए, अब हम लोग के पास कोई हथियार भी नहीं, अगर हम लोग युद्ध भी करना चाहें तो क्या हाथ पैर से युद्ध करेंगे। तो ये भी बात, हथियार न रखने का कानून, कई बार, एक बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा शासक था जो भारत में हथियार न रखने का कानून बनाया था। वो कौन था, लॉर्ड लिटन था। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि इसी के समय में एक बार लॉर्ड लिटन के ही कार्यकाल में एक बार भारत में अकाल हो गया। अकाल का मतलब बारिश हुई नहीं। अब बारिश हुई नहीं तो खेती बिल्कुल एकदम क्या होगा कि खेती बाड़ी में कुछ हुआ नहीं, और अन्न जब नहीं उपजा तो अकाल फैल गया। अकाल, यहाँ के जो भारतीय किसान थे उन्हीं पर पूरा खेती बाड़ी का दबाव था, और वो जब अकाल हो गया तो वो भाई उतना उपज नहीं हो पाया। और उसके बाद इनका जो टैक्स था, अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो टैक्स यहाँ पर लिया जाता था, वो इतना ज्यादा था कि वो पूरा जो कुछ भी बेचारे कमाए थे वो सब टैक्स में ही चला गया। तो यहाँ पर क्या फैल गया, अकाल फैल गया। और उसी समय जब अकाल फैला था बच्चों, तो क्या हुआ, जो लॉर्ड लिटन महोदय थे, इन्होंने दिल्ली में एक बहुत भव्य सभा का आयोजन किया था, और उसका नाम दिल्ली दरबार रखा गया था। और उस दिल्ली दरबार में बताया जाता है कि अंग्रेजों की एक ऐसी सभा हुई थी जिसमें पैसे को पानी की तरफ फेंका गया था। जब इस बात का पता भारतीयों को लगा कि बताइए, हम लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये लोग जाके हमारे ऊपर शासन करके अपना ऐशो आराम कर रहे हैं, तो इस बात से भी लोगों के अंदर एक भड़क, मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर असंतोष की भावना बढ़ती ही जा रही है। और ये चूंकि कुछ कह तो नहीं पा रहे थे, चूंकि भाई उनके अंडर थे, लेकिन इनके अंदर गुस्सा इतना बढ़ रहा था धीरे धीरे। आप सोचोगे कि 1947 में देश आजाद हुआ बच्चों, तो कोई एक दिन की घटना नहीं। आप सोच सकते हैं, मैं बहुत ही एकदम टॉपिक वाइज बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको, ऐसी भी बातें हैं जो कि आपको आगे भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कोई जो स्वतंत्रता की जो भावना थी वो एक दिन का नहीं था। लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा जो था वो पल रहा था, क्रोध को पाला जा रहा था, और वो क्रोध का इस तरीके से पला कि आगे चल के वो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन हुए, और उस आंदोलन के बाद फिर अपना देश जाके 1947 में आजाद होता है। तो उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रवाद के उदय का कारण पढ़ रहे हैं। तो लिटन के कुछ कार्य, मैंने आपको बताया कि सरकार जो लॉर्ड लिटन था, उसने ये 3-4 कार्य ऐसे किए जो भारत के लोगों के लिए एक असंतोष जागृत करने वाला था, और इन सब कारणों से भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना प्रारंभ हो गया। बिल्कुल उनके अंदर एक भावना जग गई कि अगर हम अपने देश के प्रति तैयार नहीं होंगे तो अब हमें तो जिंदा गाड़ दिया जाएगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। सारी चीजों पर प्रतिबंध लगता चला जा रहा था। इसलिए भी इनके अंदर था कि भाई या तो मारो या मरो वाली भावना आ गई। जैसे अभी आपको ही कोई रोज एक तमाचा रोज उठते ही लगा दे, तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे कई दिन तक तमाचा खाएंगे। एक दिन आपको लगेगा कि यार आज इसको पकड़ के मारते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो भारत के लोगों में भी वही स्थिति बनी बच्चों, कि जब इनके अंदर ये बिल्कुल सहनशीलता जब खत्म हो गई, तब ये अंग्रेजों पर अपना बिल्कुल ये विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और जो दूसरा जो शासक था वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या किया था, इसने क्या किया कि एक बिल प्रस्तुत किया जिसको इल्बर्ट बिल कहा गया। बिल का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई कानून बनाना है तो जो कानून बनाने के लिए जो संसद में जो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बिल क्या होता है, बिल क्या है, विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है। हम लोग जब
पढ़ेंगे, आपका संविधान पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि बिल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कानून बनाना होता है तो पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और वो प्रस्ताव संसद के पास पेश होती है कि भाई अब ये कानून हमको बनाना है। तो जो प्रस्ताव संसद को दिया जाता है किसी नए कानून के लिए, उसको क्या बोलते हैं? बिल कहते हैं। और विधेयक किसको बोलते हैं? विधेयक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, उसको संसद द्वारा पारित कर दिया गया। संसद के दो सदन है, आपको डिटेल बताएंगे, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया तो लास्ट में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के। तो जब तक वो राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करता है तब तक वो कानून क्या कहलाएगा? विधेयक होता है। और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, उसका हस्ताक्षर हो जाता है, वही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। इसकी चर्चा हम लोग बहुत डिटेल करेंगे बच्चों। हम लोग यहाँ पर जो पहले देख रहे हैं उसको देखें। तो जो लॉर्ड रिपन था, इसने एक बिल लाया, इल्बर्ट बिल। और इल्बर्ट बिल में क्या था कि इसमें एक नियम बनाया गया था कि जो अंग्रेजों का जो झगड़ा लड़ाई होगा, अभी तक क्या होता था, जो न्यायालय होते थे, जो कोर्ट हुआ करते थे, उसमें केवल अंग्रेजी जज ही रहा करते थे। अंग्रेज के ही मतलब इंग्लैंड के ही लोग होते थे जो जज बनते थे। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के लोग जब जज हैं तो भारत के लोग जब जाएंगे तो उनको कड़ी सजा मिलती थी, और जब इंग्लैंड के किसी अंग्रेज का कोई जाता था मैटर तो उसको कम सजा मिलती थी। तो इसमें तो इनको मजा था। यहाँ पर भी ये बेचारे प्रताड़ित हो रहे थे भारत के लोग कि बताइए वही काम हम कर रहे हैं तो हमको ज्यादा 5 साल की सजा मिल रही है, और वही काम एक अंग्रेज कर रहा है तो उसको 5 दिन की सजा मिल रही है। तो एक असंतोष की भावना थी कि इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि जो न्यायालय था उसमें भारतीय लोगों की भी नियुक्ति की बात की कि भाई इसमें भारत का भी जज होगा। तो ऐसा हुआ तो लोग जो अंग्रेज थे वो विरोध करने लगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, अब हमारे लोगों की गलतियां भारत के लोग देखेंगे, मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझा जाता था कि उनकी गलतियां हम नहीं देख सकते, हम लोगों को बिल्कुल अनपढ़ जाहिल माना जाता था। तो कहीं न कहीं इसका इतना ज्यादा विरोध होने लगा कि इस इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। तो ये भी बिल वापस लेने का मतलब क्या हुआ, लोगों में जब ये बिल आया तो लोगों में एक खुशी की लहर आई कि चलिए कम से कम न्यायालय में एक भारत का भी आदमी होगा, जो जज होगा एक भारतीय भी होगा। तो लोग थोड़ा खुश हुए कि चलिए अभी अब जो होगा वो रहेगा तो गलत नहीं होने देगा। लेकिन जब ये बिल वापस हो गया तो लोगों में एक असंतोष की भावना जगी कि अब ये बिल्कुल हम लोगों के विपरीत ही काम हो रहा है, और वो जो विपरीत काम हो रहा है उसको लेकर भारत में राष्ट्रवाद क्या उदय होता है। अर्थात इसका एक कारण ये भी था। अब बच्चों ये तो कुछ बातें मैंने आपको बताई कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा किया। अब आपका जो काम है, मैंने केवल पॉइंट को लिखा है बच्चों, क्योंकि सारी बातों को इस बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। अब आपका ये काम है कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप इन्हीं पॉइंट्स को क्या करेंगे, अपनी भाषा में, हमारा ये वीडियो आप सुनिएगा, फिर से देखिएगा और इसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा ताकि एग्जाम में कोई एग्जामिनर देखे तो वो बिना मूड के ही आपको नंबर दे। तो ये बातें तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण था। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, राष्ट्रवाद का जो विकास होता है, उसमें गांधी जी का क्या योगदान है। इस पार्ट में हम लोग इसको पढ़ लें, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आंदोलन आगे पढ़ने से पहले गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लें, गांधी युग के बारे में जान लें। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गांधी युग कब से कब माना जाता है, गांधी जी का क्या रोल था आपके इस भारत में राष्ट्रवाद के उदय में। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने, ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गांधी युग यहाँ पर है। गांधी युग के बारे में बताया जाता है कि इसका जो समय था वो 1919 से 1947 तक का जो समय था वो गांधी जी का युग था, अर्थात गांधी युग कहा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में, गांधी युग जानने से पहले गांधी के बारे में जान ले। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी, इनका जो नाम था, पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का एक छोटा सा जगह है पोरबंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, अर्थात जो शुरुआती शिक्षा हुई थी, वो तो भारत में ही हुई थी। लेकिन जब इनकी उच्च शिक्षा हुई तो ये भारत से कहाँ गए, इंग्लैंड चले गए पढ़ने। अर्थात ये अच्छे परिवार से थे, अमीर परिवार से थे, और ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, और इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बाद 1891 में ये भारत वापस आए।
और 1891 में जब ये भारत वापस आए वकालत की पढ़ाई करके, कानून की पढ़ाई करके, कि बंबई में एक कोर्ट में वकालत का काम, वकील का काम शुरू कर दिया, अर्थात पेशेवर वकील बन गए। कब? 1891 में बंबई कोर्ट में। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे 1 साल 2 साल वहां पर काम किए और इनका मन यहाँ पर नहीं लगा, और ये 1893 में अर्थात 91 में ये बंबई कोर्ट में वकालत शुरू किए, और 93 में क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कब गए थे? 1893 में। तो 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर जाने के बाद इन्होंने देखा कि वहां जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं, वहां भी वही स्थिति थी जो यहाँ पर थी, अर्थात वहां पर काले गोरे वाला भाव वहां पर भी था। भारतीयों के साथ बड़ा अपमान होता था वहां। दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे वो भारत के लोगों के साथ, अर्थात जो यहाँ के लोग जो वहां गए थे उनके साथ बड़ा अपमान होता था। कहने का मतलब एक साथ वो बैठते तक नहीं थे। तो गांधी जी ने जब देखा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने इस पर आवाज उठाई कि ये कौन सा भाई नियम है कि काले गोरे लोगों का जो ये मैटर चल रहा है, ये गड़बड़ है। भाई आदमी तो सब है, सबके अंदर वही ब्लड है, सबके अंदर वही सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर जो विभेद हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा है। और 1-2 बार तो गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ, कहा जाता है इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था कि तुम कहाँ चढ़ाए यहाँ पर, अर्थात ये एसी बोगी में चढ़ गए थे, कोई टीटी इनको बाहर फेंक दिया कि जाओ आप बाहर चले जाओ, कैसे आप यहाँ पर आ गए, आप तो इसके लायक नहीं हो। तिनको लगा कि यार जब ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तिनको लगा कि अब यहाँ पर कुछ हमें करना चाहिए। तो ये उसके खिलाफ क्या करने, आवाज उठाना शुरू कर दिए। तो ये आंदोलन, विभिन्न प्रकार के आंदोलन शुरू कर दिए। लेकिन इनका जो आंदोलन था, अभी तक तो जो आंदोलन हुआ करते थे वो क्या होता था, लड़ाई झगड़ा वाला आंदोलन होता था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, पहली बार इन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया जो बिना लड़ाई झगड़ा के था, बिना हिंसा के था और सत्य पर आधारित था। इनका ये मानना था कि अगर हम सत्य से, मतलब सच्चाई से अगर किसी बात को दृढ़ता पूर्वक करेंगे तो हमारी जीत होगी। और ये सत्य और अहिंसा पर आधारित जो इन्होंने आंदोलन चलाया उसको क्या कहा गया, सत्याग्रह कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सत्याग्रह क्या है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने कर दिया था। और किसके, क्यों किया था, काले गोरे लोगों का जो मैटर था उसको लेके इन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह चलाया। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा से काम करना। अर्थात कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर कोई भी शासन है, अगर हमारे खिलाफ उल्टा काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि सच्चाई से, ईमानदारी से हम उसका विरोध करेंगे और उसमें हमको परिणाम मिलेगा। और हुआ भी यही कि गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग करके बहुत सारे आंदोलन को इन्होंने सफल भी बनाया था। अब यहाँ पर बच्चों इतना जानने के बाद गांधी जी के बाद अब आता है भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। अब भारत के राजनीति में गांधी जी कैसे प्रवेश किए, ये तो दक्षिण अफ्रीका और उनकी पढ़ाई और काले गोरों के बारे में हमने आपको बताया। अब भारत की राजनीति में गांधी जी कैसे प्रवेश किए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं। जैसा कि जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए तो आंदोलन इनका सफल रहा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी बहुत पॉपुलर हो गए और लोग इनकी बातों को मानते भी थे, क्योंकि इनका जो नीति था वो अहिंसा पर था, अर्थात कोई लड़ाई झगड़े का नहीं था और सत्य पर था। जो कुछ होता था सत्य के आधार पर था, तो लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया और बहुत सारे आंदोलन इनके सफल भी हुए, इसलिए दक्षिण अफ्रीका में क्या हो गए, पॉपुलर। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि भारत में भी बहुत ज्यादा कुरीतियां फैल गई थी और यहाँ पर भी बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा कि जो गांधी जी को जब पता चला तो उन्होंने सोचा कि भाई हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आके आंदोलन कर रहे हैं, हमारे देश वाले वैसे ही परेशान है इसी बात को लेके, तो वो चले दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आ गए, भारत आ गए। अर्थात इनको लगा कि हम वही है कि दूसरे देश में जाके आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे के देश को हम सही बना रहे हैं, हमारा देश खुद ही परेशान है। ये दक्षिण अफ्रीका छोड़कर 1915 में कहा जाते हैं, भारत आ जाते हैं। अब आते ही ये यहाँ की राजनीति में नहीं प्रवेश करते हैं। जब ये आते हैं तो यहाँ इनका कई लोगों से मुलाकात होती है, कई लोगों से इनकी बातें होती। पहले ये क्या करते हैं कि जो गरीब
तबके के लोग जो होते हैं उनसे ये मिल के उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब इनका जो सोच था गांधी जी का वो बहुत हाई लेवल पे ना जाके लो लेवल पे था। इनका मानना था कि अगर समाज का जो गरीब तबका है अगर उसको अगर हम सुविधा मुहैया करा दिए तो जाहिर सी बात है कि अमीर तबके के पास वो सुविधा अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये लोगों के बीच में जा जाके और लोगों के माने गरीबों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनके जितना हो सकता था उनका निराकरण करते थे। तो 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसी समय क्या हुआ कि जब ये भारत आए तो अंग्रेज यहाँ पर भाई उनका शासन था ही। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो गांधी आए हैं ये चूंकि सत्य अहिंसा पर यहाँ पर काम करने वाले थे, यहाँ पर भी जो इनके विचार थे सत्य पर था, तो अंग्रेजों को लगा कि ये आदमी अच्छा है और ये आदमी इतना अच्छा है कि भाई ये हमारा विरोध कभी कर ही नहीं सकता। तो इनके स्वागत में अर्थात जब ये आए 1915 में तो इनके स्वागत में अंग्रेजों ने एक भव्य आयोजन किया और इनको एक उपाधि दी गई और वो उपाधि क्या थी? कैसरे हिंद की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई? गांधी जी को दी गई। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। क्यों दिया? क्यों? जानते थे कि भाई ये हिंदुस्तान के कैसर, कैसर माने जानते हैं सोना, आप समझ सकते हैं, डायमंड समझ सकते हैं, हीरा समझ सकते हैं, अर्थात इनको फुलाने वाला काम किया गया। तो कैसरे हिंद का उपाधि इनको 1915 में अंग्रेजों द्वारा दिया गया। अब क्या हुआ? जब ये धीरे धीरे 1915 में आए तो एक साल के बाद 1916 में गुजरात में ही इन्होंने एक आश्रम स्थापित किया जो कि साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया और इसी साबरमती आश्रम से इन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में ही है। और कब इसकी स्थापना हुई? 1916 में। उसी समय जब ये साबरमती आश्रम में रह के अपनी राजनीति शुरू किए थे तो 1916 में ही BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक सभा का आयोजन था और सभा थी, उसमें गांधी जी को बुलाया गया था कि आप आइए और इस सभा में भाग लीजिए। तो गांधी जी भी उस सभा में गए थे और इन्होंने वहां पर इनको मौका मिला था भाषण का, थोड़ा सा बोलने के बारे में इनको मतलब मिला था, समय मिला था कि आप कुछ बोलिए। इन्होंने भारत के लोगों के लिए अपना बात रखा था। इन्होंने कहा था कि जो यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो क्या करें कि गरीबों पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब तक गरीब हमारे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता और हम कभी भी आजाद नहीं हो सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं भारत के लोगों को अच्छा लगा और वो उनको सम्मानित किए। यहीं से कहा जाता है कि गांधी जी का राजनीति में प्रवेश होता है, यहीं पर उनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे काफी प्रभावित हुए और उनसे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी भी कहीं न कहीं गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे और उनको क्या बना दिए? राजनीतिक गुरु मान लिए। कौन? गांधी जी ने अपना गुरु किसको माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1916 में इनका जो भाषण था BHU में, उस पर ये पहली बार ये भाषण दिए थे और वहां पर इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग इनको जानने लगे कि हाँ भाई कोई गांधी जी भी हैं और ये इनका जो स्वभाव है, जो इनका नेचर है, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बच्चों क्या होता है? उसी समय 1916 में चंपारण जो बिहार में है, चंपारण में किसानों का एक आंदोलन होता है और ये किसानों का आंदोलन जो होता है क्यों होता है कि किसानों को जबरन अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि तुम नील की खेती करो, अर्थात उनको जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती बेचारे करते थे तो नील से इनको कोई फायदा नहीं होता था और वो नील कहीं न कहीं ये अंग्रेज ले जाके अपनी जगह पर इंग्लैंड में ले जाके बेचा करते थे। तो एक क्या था? किसानों में क्या था? असंतोष था। तो गांधी जी ने क्या किया? इनको एकजुट किया और इसका जो है आंदोलन इन्होंने चलाया। कौन सा? चंपारण का किसान आंदोलन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया चंपारण का किसान आंदोलन किस लिए था? नील की खेती के विरुद्ध था और वहां के जो किसान थे वो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और ये सत्याग्रह पर ही आधारित था, अर्थात सत्य और अहिंसा पर ही था और ये सफल भी रहा। उसके एक साल बाद 1917 में जो एक आंदोलन और हुआ, खेड़ा का किसान आंदोलन। खेड़ा का किसान आंदोलन क्या था? ये किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए था, अर्थात जो वहां खेड़ा में जो किसान थे उनको जबरदस्ती जो है उन पर इतना ज्यादा कर लगा दिया गया था कि वो बेचारे उसी में दबे हुए थे, वो बिल्कुल मर रहे थे, किसी भी प्रकार से उभर नहीं पा रहे थे। तो गांधी जी ने कहीं न कहीं किसानों को एकजुट करके खेड़ा का भी आंदोलन किया और ये भी उनका सफल ही रहा। और
1918 में एक आंदोलन इन्होंने किया, क्या? अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में एक मिल था जहां के मजदूरों को बहुत असंतोष था, काम उनको करना पड़ता था परंतु उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनको उनकी कोई बात मानी नहीं जाती थी। तो गांधी जी ने इन मजदूरों को भी एकजुट करके अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन था 1918 में, इसके बाद इन्होंने जो भी कुछ भी आंदोलन इन्होंने किया कहीं ना कहीं काफी कुछ सफल रहा। और बहुत सारे आंदोलन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। ये सब भी आंदोलन आप लोग जानते रहिएगा, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर ले कि प्रथम विश्व युद्ध, चूंकि उसी दौरान ये भी था। प्रथम विश्व युद्ध का जो समय माना जाता है वो 1914 से 1918 के बीच में था। जैसा कि 1918 तक हम लोग यहाँ पर पढ़े भी हैं, तो उसी दौरान एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, क्या? प्रथम विश्व युद्ध। सोचिए, विश्व युद्ध हुआ था और इस युद्ध में आप जानते हैं कि बहुत सारे देश इन्वॉल्व हुए थे और उसमें इंग्लैंड भी था। इंग्लैंड भी उसी युद्ध में था। तो चूंकि इंग्लैंड पर शासन भारत पर शासन किसका था? इंग्लैंड का था। तो जो कुछ भी जहां जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारी सेना की जरूरत थी, बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। तो और क्या था कि सेना के साथ साथ यहाँ पर क्या स्थिति हुई कि लोगों में जब यहाँ पर सैनिक की कमी पड़ती थी इंग्लैंड वालों को युद्ध में, तो यहाँ के लोगों को जबरन पकड़ लेते थे और उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती करके उनको लड़ने के लिए भेज दिया जाता था विश्व युद्ध में। लेकिन अब लोगों में क्या था? असंतोष था। असंतोष क्यों था? बड़ा बात लड़ने के लिए नहीं था, बात इसलिए था कि उनको कोई सुविधा भी नहीं दी जाती थी। सारी सुविधा, भाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उनको बंदूक चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, लेकिन वो सारी सुविधाएं कहीं न कहीं अंग्रेज कहां से लेते थे? भारत के लोगों से ही टैक्स बढ़ाकर काम करना शुरू कर दिए। जो 1 रुपया टैक्स था अब वो 2 रुपया कर दिए। तो अब जब 1 की जगह 2 रुपया जब लोग देने लगे तो और ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब ये जो प्रथम विश्व युद्ध होता है ये उस दौरान होता है जब भारत के लोगों की स्थिति बिल्कुल दयनीय होती है। हर तरफ से इनको दबाए, तो अंग्रेज भी दबा रहे थे और दूसरे उसी समय युद्ध हो गया था, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सेना में डाला जाता था और आर्थिक तंगी भी इतनी थी कि लोग खाने के लिए भी तरस रहे थे, मर रहे थे। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध का? यहाँ पर मैंने कुछ प्रभाव लिखे हैं। इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई विश्व युद्ध था लेकिन भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसमें पहला क्या था? बुरे आर्थिक परिणाम। पहला जो परिणाम था बुरा आर्थिक परिणाम था। आर्थिक माने पैसे से संबंधित। जब युद्ध हो रहा है तो टैक्स बढ़ा दिया गया। अब टैक्स बढ़ा दिया गया, लोग जो पहले थोड़ा बहुत बचा भी लेते थे, बचाते क्या थे? जो थोड़ा मोड़ा खा पाते थे, अब वो टैक्स के कारण बेचारे उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा, उससे भी युद्ध में आर्थिक तंगी आती ही है। लेकिन यहाँ पर स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में भारत की स्थिति ये हो गई थी कि बिल्कुल एकदम क्या कहें, एकदम दयनीय से दयनीय कह सकते हैं। तो आर्थिक तंगी उसका परिणाम था, बुरा आर्थिक परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। दूसरा क्या था परिणाम? भारत पर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थी। जैसा कि बताया जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड के जो सैनिक थे, अर्थात जो अंग्रेजी जो सेना थी वो युद्ध में गई थी। यहाँ के लोगों को भी पकड़ पकड़ के युद्ध में मतलब भेजा जाता था सैनिक के रूप में। तो जो युद्ध करने वाले सैनिक थे वो चले गए थे युद्ध में। तो यहाँ के जो भारतीय लोग थे जो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, वो क्या हुआ कि उनको मौका मिला कि इस समय अंग्रेज लोग नहीं है, सेना नहीं है, चलो हम यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। तो बहुत सारी सरकारी जगह पर यहाँ पर आंदोलन भी हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में क्या हुआ? बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हो गए और जो क्रांतिकारी दिमाग के थे उनको अवसर मिला कि सेना है नहीं, अंग्रेज लोग तो इस समय विश्व युद्ध में लगे हुए हैं, चलो ये काम हम लोग कर देते हैं। बहुत सारे सरकारी कार्यालय थे, बहुत सारे सरकारी दफ्तर थे, उनको लूटा गया, उनको मतलब कहने का मतलब बर्बाद किया गया। तो क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला जो था भारत पर जो उनका परिणाम था वो था संवैधानिक सुधारों की घोषणा। क्योंकि परिणाम क्या था? विश्व युद्ध में बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो भारत के लोग यहाँ पर बहुत से सहयोग दिया गया, नहीं तो इंग्लैंड बहुत ही बुरी स्थिति, वैसे भी बुरी स्थिति उसकी थी। अगर भारत के लोग सहयोग न दिए होते तो इंग्लैंड की बिल्कुल आज इंग्लैंड नक्शा से, भारत पूरा वर्ल्ड के नक्शा से ही वो खत्म हो जाता। लेकिन भारत का वासियों का सहयोग था। अच्छा सहयोग कहाँ था?
अब आपके दिमाग में आ सकता है कि जब इतना विरोध कर रहे थे भारत का, तो भारत के लोग काहे इतना ज्यादा सहयोग किए? तो उनको झांसा दिया गया था, अंग्रेज लोग झांसा दिए थे भारत के लोगों को कि देखो आप लोग लड़ो, जब हम लोग जीत जाएंगे तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे, आप लोगों को एक अच्छी शासन व्यवस्था दे देंगे, आप लोग भारत में मौज करना। तो लोगों में लगा कि चलो अच्छा है, हम लोग लड़ लेते हैं और उसके बाद अंत में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो केवल बेवकूफ बनाने वाला काम था। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी यहाँ पर अंग्रेज गए नहीं। तो लेकिन क्या हुआ, संवैधानिक सुधार की घोषणा की गई। वहां से आने के बाद जब कहा गया कि आप लोग जाइए, तो लोग कहे भाई ये कौन सी बात है, वो तो हमने ऐसे ही कहा था। लेकिन जो इनके कुछ सुधार ऐसे किए गए, संवैधानिक सुधार था जो भारत के लोगों के लिए थोड़ा बहुत हितकर था, अर्थात थोड़ा सी दया की भावना दिखाई गई। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लोगों को लगा, अंग्रेजों को लगा कि भाई ये लोग, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इनका बहुत अहित हो गया, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दया की भावना आई। तो कुछ सुधार हुए, संवैधानिक सुधार। तो ये 2-3 परिणाम हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के। अब आगे की बात बच्चों, जो कुछ भी है हम आगे के पार्ट में करेंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। हमने आज आपको केवल राष्ट्रवाद क्या था, भारत में राष्ट्रवाद की उदय की जरूरत क्या थी, क्या क्या कारण था, और गांधीवादी युग के बारे में हमने आपको बताया। गांधी द्वारा कुछ जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो आंदोलन किए गए थे उसके बारे में मैंने एक छोटी सी चर्चा की। और यहाँ से क्वेश्चन, आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एकेडमिक में और साथ साथ यूपीएससी, वनडे एग्जाम, जितने सारे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप इसका आगे वाला पार्ट भी बच्चों चाहते हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।